गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन अलैंगिक और लैंगिक जनन में चार अंतर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो अपन लैंगिक और अलैंगिक जनन में चार अंतर पढ़ेंगे। एक तरफ अपन लिख देते हैं लैंगिक जनन और एक तरफ अपन लिख देते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक जनन है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अलैंगिक जनन। इसमें मैं आपको दो तीन पॉइंट्स बताऊंगा कि भाई अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है उसमें क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो यही है कि लैंगिक जनन है उसमें भावी पीढ़ी के निर्माण में, जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी के निर्माण में दो जनक योगदान देते हैं। लैंगिक जनन में सबसे पहले आप बताओगे भावी पीढ़ी के निर्माण में जो भावी पीढ़ी बनती है, भावी पीढ़ी के निर्माण में दो जनक अपना समान रूप से योगदान देते हैं। भावी पीढ़ी के निर्माण में दो जनक अपना समान रूप से योगदान देते हैं। ठीक है, समान रूप से योगदान देते हैं। सबसे पहला डिफरेंट यही है कि भावी पीढ़ी के निर्माण में दो जनक अपना समान रूप से योगदान देते हैं और इसमें भावी पीढ़ी के निर्माण में जो नेक्स्ट पीढ़ी बनती है, भावी पीढ़ी के निर्माण में केवल एक जनक अपना योगदान देता है। भावी पीढ़ी के निर्माण में केवल एक जनक अपना योगदान देता है। केवल एक जनक अपना योगदान देता है। एक जनक अपना योगदान देता है। सबसे पहला ये डिफरेंट गया। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपके पास में बहुत सारे जंतु होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है। इसमें जो अगली पीढ़ी बनती है उसमें नर और मादा दोनों अपना समान रूप से योगदान देते हैं, यानी नर जनक और मादा जनक दोनों अपना योगदान देते हैं। लेकिन जैसे आपके आसपास में आलू है, आलू से नया आलू बनता है तो उसमें आलू का एक जो पौधा होता है उससे नया पौधा बनता है, तो उसमें एक ही जनक योगदान देता है। तो अगर भावी पीढ़ी के निर्माण में एक जनक अपना योगदान देता है तो उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक। और भावी पीढ़ी के निर्माण में अगर दोनों जनक योगदान देते हैं, नर जनक और मादा जनक, तो उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें युग्मक निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का निर्माण होता है, जो युग्मक है उसका निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं, यानी इसमें क्या होगा, दो तरह के युग्मक बनते हैं। नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु। दो तरह के युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दो तरह के युग्मक बनते हैं और इसमें युग्मकों का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, युग्मकों का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। फिर इसमें क्या होगा, इसमें आपको बताना है समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों तरह के विभाजन पाए जाते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों तरह के विभाजन पाए जाते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं वो दोनों तरह के पाए जाते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों तरह के विभाजन पाए जाते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं और इसमें केवल क्या होता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अलैंगिक जनन में शरीर की निर्माण होती है, शरीर का वृद्धि होता है, उस समय समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। किसका अभाव होगा, अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होगा। अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट विशेषता आपको बतानी है। चौथा डिफरेंट ये बताना है कि जो ये भावी पीढ़ी बनती है, भावी संतान बनती है, वो जनक के समान होती है। इसमें भावी संतान जनक से भिन्न होती है। जनक से क्या होती है, भिन्न होती है। भावी संतान होती है वो जनक से भिन्न होती है और इसमें भावी संतान जनक के डिक्टो कॉपी होती है। भावी संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। किसके रूप से, आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। ठीक है, जनक के समान होती है। इस प्रकार के जनन में देखते हैं कि जैसे भावी संतान बनेगी वो जनक के माता और पिता के दोनों के गुण आएंगे, इसलिए वो जनक से थोड़ी भिन्न होती है। और अलैंगिक जनन में ऐसी संतान बनेगी जो जनक के बिल्कुल डिक्टो कॉपी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट आपको बताना है कि इसमें क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और नई जातियां बनती हैं। विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और नई जातियों का निर्माण होता है। ठीक है, आनुवांशिक विभिन्नताएं होगी और नई जातियों का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको बताना है
विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं और नई जातियां भी नहीं बनती हैं। विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं और नई जातियां भी नहीं बनती है। जाति वो के वो रहती हैं, ठीक है। दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है, लेकिन लैंगिक जनन को श्रेष्ठ माना जाता है। लैंगिक जनन को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और नई नई जातियां बनती हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि ये जनन है वो श्रेष्ठ है। अलैंगिक जनन होते हैं उसमें अनुवांशिक गुणों में क्षीणता आ जाती है और धीरे धीरे उस जाति के अंदर अपासन होना शुरू हो जाता है, तो उसको अच्छा जनन नहीं माना जाता है। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन अच्छा माना जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताओ, तो सबसे पहला अंतर यही है, भावी पीढ़ी के निर्माण में दो जनक अपना समान रूप से योगदान देते हैं, नर जनक और मादा जनक, तब उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और भावी पीढ़ी के निर्माण में केवल एक जनक ही अपना योगदान दे रहा है, तब उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। आपके आसपास बहुत सारे जंतु होते हैं, उन जंतुओं के अंदर कौन सा जनन होता है, लैंगिक। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। जैसे ये अमीबा है, अमीबा के दो टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़ों से क्या हो गया, एक नया अमीबा बन गया, तो ये कैसा जनन है, अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये शरीर है, इस शरीर में एक अतिवर्ती बन गई और अतिवर्ती टूट कर अलग हो गई, तो ये कैसा जनन है, अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन की विशेषता है कि इसमें भावी पीढ़ी के निर्माण में कितने जनक योगदान दे रहे हैं, एक जनक योगदान दे रहा है, ठीक है। एक जनक था, उसे एक टुकड़ा टूटा और नया प्राणी बन गया। फिर युग्मक निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं। इसमें युग्मक बनते ही नहीं है, इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें केवल समसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है उसका अभाव होता है। केवल समसूत्री विभाजन पाया जाता है जो शरीर के निर्माण में सहायता करता है, अर्धसूत्री विभाजन का इसमें अभाव होता है। भावी संतान जनक से भिन्न होती है, जो भावी संतान बनती है उसको पहचान नहीं सकते कि उसमें माता पिता के दोनों के लक्षण आते हैं, थोड़े बहुत नाना नानी दादा दादी के भी लक्षण आ जाते हैं, इसलिए अपन कहते हैं भावी संतान जनक से क्या होती है, भिन्न होती है। ये भावी संतान जनक के बिल्कुल अनुवांशिक रूप से समान होती है, इसलिए इसको क्लोन भी कहते हैं। ये अनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से ऐसी होती है कि वो जनक के समान दिखती है, इसलिए इसको क्लोन भी कहते हैं। विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, नई जातियों में निर्माण होता है लैंगिक जनन में, और इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यानी इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी और ना ही नई जातियों में निर्माण होगा। तो ये अलैंगिक और लैंगिक जनन में चार अंतर पूछे जाते हैं आपसे कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में कौन सा जनन है उसमें बेस्ट माना जाता है। तो आपको बताना, लैंगिक जनन है उसको बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और नई जातियां बनती हैं। जो अनुवांशिक पुनर्संयोजन की क्रिया होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा उसमें वेरिएशन ओरिजिन होता है, और वेरिएशन उत्पन्न होने के कारण धीरे धीरे करोड़ों वर्षों बाद में एक नई जाति बनती है। तो लैंगिक जनन है उसमें माता और पिता दोनों के गुण आते हैं, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो अपने ये लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको चार अंतर याद करने हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होते हैं। आप वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपसे मैं अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि भाई ऐसा कौन सा जनन है जिसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और नई जातियां बनती हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान से वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और अगर आपने ध्यान से वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो वापस देख लें। इस प्रश्न का उत्तर, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा जनन है जिसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और नई जातियां बनती हैं।